जिंदगी में दो ही चॉइस होती हैं, या तो उदास रहिए और अपने आसपास का माहौल उदासी से भर दीजिए, या फिर खुश रहिए और अपने आसपास खुशहाली ले आइए। चॉइस आपकी है, लेकिन याद रहे जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। चीन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से आज द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीन के तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की द्विपक्षीय मुलाकात। कहा, दोनों देशों के संबंधों से 2.8 अरब लोगों का कल्याण जुड़ा। सीमा विवाद पर निष्पक्ष समाधान और सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे। उत्तर भारत में बाढ़ भूस्खलन से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। उत्तर भारत में बाढ़ और भूस्खलन से नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीमें गठित। मन की बात में गूंजा एमपी का गौरव। शहडोल के मिनी ब्राजील की फुटबॉल प्रतिभाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जिक्र। अब जर्मनी में मिलेगा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत। चीन के बाद जापान पर भी भारी। कप्तान हरमनप्रीत का शानदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं तस्वीरें। एससीओ शिखर सम्मेलन की झलकियां और उससे जुड़ी जानकारी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर चर्चा की। चर्चा का केंद्र द्विपक्षीय संबंध ही रहा। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट से इतर हुई इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक गहन चर्चा हुई, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीमा समझौते, बेहतर रिश्ते और व्यावसायिक संबंधों पर जोर दिया गया। इस द्विपक्षीय बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष कजान में हमारी सार्थक चर्चा हुई थी। इससे हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर सैनिकों की वापसी से शांति का माहौल बना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हुई है और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स भी बहाल हो रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि दोनों देशों के सहयोग से 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हैं, जो पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा।
उन्होंने परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर आधारित रिश्तों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एफएनसी चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें खुशी हुई है और ये समय है कि जब ड्रैगन और हाथी एक साथ आए। बता दें कि उन्होंने कहा कि भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे पुरानी सभ्यताएं और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं और अपने लोगों की भलाई व मानव समाज की प्रगति के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। इस पर शी जिनपिंग ने धन्यवाद देते हुए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को पूरा समर्थन देने का भी भरोसा दिया। Prime Minister's first engagement this morning was a bilateral meeting with President Xi Jinping of the People's Republic of China. We've released a statement on that meeting. In their meeting this morning, both the leaders were happy to note the progress that had been registered, the actions that had been taken since the meeting in Kazan, and the momentum that had been maintained in bilateral relations since that meeting, especially in the domain of people-to-people relations. देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम शुरू से मानते आए हैं और अलग अलग स्तर पे हम ये साफ कहते आ रहे हैं कि बाउंड्री पे जो स्थिति होगी वो स्थिति हम उसका जो एक तरह से असर है वो द्विपक्षीय रिश्तों में किसी न किसी तरह देखेंगे और इसी वजह से सबसे जो एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है द्विपक्षीय संबंधों के लिए वो बाउंड्री पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है। तो ये बात आज बड़े स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपति शी के सामने रखी और हम इसे मान के चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में उत्तर भारत में आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया और कहा कि संकट की घड़ी में देश ने आधुनिक तकनीक और संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनसून के मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश को कसौटी पर कस रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है और जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए हैं उनका दर्द हम सबका दर्द है। उन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखने वाले प्रत्येक नागरिक को धन्यवाद दिया। मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं।
पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की 2 अहम उपलब्धियों पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री ने पुलवामा में पहले डे नाइट क्रिकेट मैच और श्रीनगर की डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उल्लेख किया और इसे जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर का अहम संकेत भी बताया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहां पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अलग अलग टीमें खेल रही हैं। इतने सारे लोग, खासकर युवा, पुलवामा में रात के समय हजारों की तादाद में क्रिकेट का आनंद लेते हुए, ये नजारा वाकई देखने लायक था। साथियों, दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा वो है देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। एक बार फिर एमपी की प्रतिभाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध शहडोल जिले की फुटबॉल प्रतिभाओं का उल्लेख किया और साथ ही बताया कि अब इन खिलाड़ियों को जर्मनी में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ है। भारत में छिपी संभावनाओं पर दुनिया भर की नजर है। इसी से जुड़ा एक सुखद अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। आपको पता है कि आजकल पॉडकास्ट का बहुत फैशन है। विभिन्न विषयों से जुड़े पॉडकास्ट को भांति भांति के लोग देखते और सुनते हैं। बीते दिनों मैं भी कुछ पॉडकास्ट में शामिल हुआ था। ऐसा ही एक पॉडकास्ट दुनिया के बहुत फेमस पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ हुआ था। उस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई और दुनिया भर के लोगों ने उसे सुना भी। और जब पॉडकास्ट पर बात हो रही तो बातों बातों में ऐसे ही मैंने एक विषय उठाया था। जर्मनी के एक खिलाड़ी ने उस पॉडकास्ट को सुना और उसका ध्यान मैंने उसमें जो बात बताई थी उस पर केंद्रित हो गया। उन्होंने उस टॉपिक से इतना कनेक्ट किया कि पहले उन्होंने
उस टॉपिक पर रिसर्च की और फिर जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्होंने चिट्ठी लिखकर बताया कि वो उस विषय को लेकर भारत से जुड़ना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी ने पॉडकास्ट में ऐसा कैसा विषय कह दिया जो जर्मनी के खिलाड़ी को प्रेरित कर गया। ये कौन सा विषय था? मैं आपको याद कराता हूँ। मैंने पॉडकास्ट में बातों बातों में मध्य प्रदेश के शहडोल के फुटबॉल के क्रेज से जुड़ा एक गांव का वर्णन किया था। दरअसल 2 साल पहले मैं शहडोल गया था, वहां के फुटबॉल प्लेयर से मिला था। पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के उत्तर में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी जिक्र किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिटमार बायर्सडॉर्फर ने भी सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया। सही में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उनसे संपर्क किया है। जल्द ही शहडोल के हमारे कुछ युवा साथी ट्रेनिंग कोर्स के लिए जर्मनी जाएंगे। मुझे यह देखकर भी बहुत आनंद आता है कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। मैं फुटबॉल प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि जब समय मिले वे शहडोल जरूर जाएं और वहां हो रहे स्पोर्टिंग रिवॉल्यूशन को करीब से देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक और तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति अपने दौरे की शुरुआत आज कर्नाटक के मैसूरू से करेंगी, जहां वह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की हीरक जयंती यानी कि 60वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगी। यह संस्थान देश में वाक और श्रवण संबंधी अनुसंधान एवं उपचार के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। मंगलवार को 2 सितंबर को राष्ट्रपति चेन्नई जाएंगी, जहां वह सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। इस मौके पर वे बैंकिंग क्षेत्र की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर विचार भी रखेंगी। दौरे के अंतिम दिन यानी कि 3 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरुवरूर जाएंगी। यहां वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी और विद्यार्थियों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। इस बाढ़ से भारी तबाही और मौतें हुई हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, बाढ़, अचानक आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर आईएमसीटी का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। गृह मंत्री आज जम्मू कश्मीर में राहत उपायों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। उनके बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने का भी इरादा है, जिसमें कटरा भी शामिल है, जहां 26 अगस्त को माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले पुराने मार्ग पर भूस्खलन होने से 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा किश्तवाड़ के चिशोती गांव का भी हवाई सर्वेक्षण करने की संभावना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का उन्मूलन कर दिया जाएगा।
वे रविवार को गांधीनगर में गुजरात गृह विभाग द्वारा 217 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इसमें डायल 112 जन रक्षक परियोजना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को बेहतर बनाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि देश नागरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों के लिए प्रतिबद्ध है और आत्मरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा में बड़े सुधारों के लिए पिछले 11 वर्षों में आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति को श्रेय दिया और कहा कि पूर्वोत्तर भारत में 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और उग्रवाद से प्रभावित लाल गलियारा लगभग समाप्त हो चुका है। इस दौरान अमित शाह ने गुजरात की समुद्री और स्थलीय सीमाओं की प्रभावशाली मजबूती पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने ड्रग्स, नशीले पदार्थों और आतंकवाद से निपटने में गुजरात पुलिस के निरंतर कार्य की सराहना की, जो राज्य की आंतरिक शांति और सुरक्षा उपायों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। और अब बात खेल के मैदान से। एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम का कमाल जारी है। बिहार के राजगीर में हो रहे इस टूर्नामेंट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में टीम इंडिया ने पूल ए के अपने दूसरे मैच में भी जीत दर्ज कर ली। टूर्नामेंट की शुरुआत चीन पर जीत के साथ करने वाली भारतीय टीम ने इस बार जापान को शिकस्त दी। हालांकि एक बार फिर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत के लिए संघर्ष करना पड़ा और जापान से कड़ी टक्कर मिली। भारत ने यह मुकाबला 3-2 से जीता और इसके साथ ही अपने पूल में पहला स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में बेहद आक्रामक शुरुआत की और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही जापान पर 2-0 की बढ़त ले ली। मनदीप सिंह ने चौथे मिनट में पहला गोल किया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में गोल दागकर बढ़त को 2 गुना कर दिया। भारतीय टीम ने तीसरे गोल की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी और आखिरकार 46वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर पर वो सफलता दिला ही दी। और सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा की कुछ झलकियां। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। India and Japan partnership is rooted in mutual trust, reflects our national priorities and is shaped by our shared values and beliefs. Together we carry a common dream of peace, progress and prosperity of our people and for the world. Together, we will shape Asian century for stability, growth, and prosperity. जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है, लेकिन हमारी यात्रा यही नहीं रुकती। जापान्स एक्सेलेंस एंड इंडिया स्केल कैन क्रिएट अ परफेक्ट पार्टनरशिप।
सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड।